नमस्कार। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा सूबा जो देश के सियासत में, समाज, संस्कृति में सबसे अलहदा पहचान रखता है। उत्तर प्रदेश जो मौजूदा वक्त में देश की सियासत की धुरी बना हुआ है। चाहे सत्ताधारी दल की बात करें तो उसने ये तय कर लिया है कि आने वाला चुनाव अब केवल और केवल उत्तर प्रदेश केंद्र में रहे, इसी के इर्द गिर्द हो। और उसमें भी उनका सबसे प्रिय सियासी एजेंडा मंदिर वहीं बनाया है। जी हाँ, ये एक सियासत है। सियासत को सियासत की तरह ही देखा जाए। और ये बात हम ही नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश इसको लेकर चर्चा में बना हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विपक्षी दलों के लिए भी एक केंद्रीय धुरी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की अपनी राजनीतिक भूमिका, नैरेटिव सेट करने की भी रही है, विमर्श को दिशा देने की भी रही है। तमाम तरह से उस मुहावरे को सही साबित करता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र, उसी से कल एक तस्वीर आई और उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों का पहला गठबंधन, उसका ऐलान हुआ। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर यानी एक्स अकाउंट से एक तस्वीर साझा की और यह कहते हुए कि राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन तय हुआ। जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं, जुट जाएं। इसे कहते हुए उन्होंने एक तस्वीर साझा की और जिसे रीट्वीट करते हुए आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस साझेपन को पुख्ता किया। यहीं से आज की पूरी वीडियो में बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब किस दिशा में जा रही है, इस गठबंधन के क्या मायने हैं और कितने सीटों पर यह समझौता हुआ, वो सीटें कौन सी हैं, उन सीटों का समीकरण क्या है, वो 3 फार्मूले उन सीटों पर कैसे लागू हो रहे हैं जो इस गठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं, और वो एक चुनौती जो इस गठबंधन के सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन सीटों पर होने वाली है। आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो सबसे पहले इस सूचना के साथ कि उत्तर प्रदेश में सियासी गठबंधन अपने पहले चरण में आगे बढ़ा है और ट्विटर पर एक तस्वीर आई और आज जब अखिलेश यादव जी ने अपने ऑफिस में एक मीटिंग की जो उनके बूथ संगठनों से जुड़ी हुई थी, वोटर लिस्ट के आने से जुड़ी हुई थी। 23 जनवरी के बाद जब वोटर लिस्ट आ रही है तो उसकी रणनीति कैसे बनेगी, क्या उसमें काम होगा, इससे जुड़ी हुई थी। और इस रणनीति के साथ उन्होंने उनसे जब सवाल किया गया कि गठबंधन को लेकर आपकी क्या रणनीति, तो उन्होंने कहा कि आरएलडी से हमारा गठबंधन बहुत शानदार तरीके से हो गया। और आज उन्होंने खुद अपने जबान से यह बात कही कि जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं, सवाल सीट का नहीं जीत का है। अखिलेश यादव क्या इशारा कर रहे हैं? अखिलेश यादव अपने ट्वीट में क्या इशारा कर रहे हैं कि जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं, जुट जाएं। मैं एक वाक्य कहूं, राजनीति में हालांकि कुछ भी असंभव नहीं होता। कल्पना करिए कि 15 जनवरी वाली घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा दिन आ जाए और यह संविधान को मानने वाले, लोगों को जानने वाले, देश की सियासत को समझने वाले, संविधान को बचाने वाले, उन सारे लोगों के दिल की मंशा ये होगी। और खुद अखिलेश यादव इसका इशारा भी करना चाह रहे हैं कि जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस, उसके साथ-साथ पीछे से मायावती जी और ओम प्रकाश राजभर जी भी आ जाएं। हो सकता है कि राजनीति में यह भी हो, या हो सकता है ना हो। राजनीति राजनीति है। हो सकता है हमारे दिल की इच्छा ही हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज ये देश जिस मुहाने पर खड़ा है, जिस मोड़ पर खड़ा है, उस मोड़ पर इस बात की जरूरत है कि उस एकजुटता को चरितार्थ किया जाए। अगर 10 में से 6 बातें हमारी मेल नहीं खाती हैं, तो 4 बातें मेल खाती हैं। आओ उन्हीं चारों पर एकजुट हो जाएं, जीत के लिए एकजुट हो जाएं।
संविधान के लिए एकजुट हो जाए। और मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपने आसपास के सारे नेताओं से यही गुजारिश और यही संकेत कर रहे हैं। सवाल सीट का नहीं, जीत का है। आज ही उन्होंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तो मुझे लगता है वो दरवाजा खुला हुआ है। उनसे जब पूछा कि कांग्रेस को लेकर के क्या चल रहा है, उन्होंने कहा बात चल रही है और सही दिशा में चल रही है, अच्छी दिशा में चल रही है। कल्पना करिए कि ओम प्रकाश राजभर, मायावती जी सब एकजुट हो जाए, वरना साहब आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि वो कौन सी लड़ाई थी जिसको आप लड़ने के लिए आपस में लड़ते रहे और उनका भविष्य बर्बाद करने के लिए लोग सरकार बनाते रहे। इशारा काफी है। लौटते हैं अपने मूल विषय पर, और मूल विषय यह है कि अखिलेश यादव जी ने आज ये बात मीडिया के सामने कह दी कि 7 सीटों को लेकर के समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का बंटवारा हुआ और वो 7 सीटें बागपत, बिजनौर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा और कैराना, ये 7 सीटें अभी जो खबरों में आ रहा है, जो सूत्रों के जरिए पता चल रहा है कि इन 7 सीटों को राष्ट्रीय लोकदल के खाते में दिया गया है। और राष्ट्रीय लोकदल, जिसे पिछली बार का जो गठबंधन हुआ था, जो गठबंधन 2019 का था, और वो तो अप्रत्याशित गठबंधन था। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बात कह रहा था, कौन सोचा था कि राजनीति में एक दिन ऐसा आएगा कि एक सियासी मंच पर एक तरफ आदरणीय मायावती जी, एक तरफ आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और एक तरफ आदरणीय अजीत सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी के पिताजी। तो वो जब हुआ तो हालांकि राजनीति ऐसी रही कि उस समय भी कुछ दूसरी परिस्थितियां बनी, दूसरे समीकरण बन गए, वो सियासी समीकरण फायदेमंद नहीं साबित हुआ। लेकिन राजनीति में ऐसा तो होता नहीं कि एक बार जो चीजें बिखर गई वो फिर बाद में नहीं बनती। राजनीति में तो इसके पुख्ता सबूत मिलते हैं कि चीजें बदलती रही हैं। इस बीच में हुआ क्या, समीकरण बदल गया। तब भी आरएलडी को 3 सीटें मिली थी और माना यह जा रहा था कि गठबंधन कुल खिलाएगा, लेकिन वो तीनों सीटें भी आरएलडी हार गई। इस बार क्या हुआ है, कौन सा नया समीकरण बना है, क्या रणनीति है सपा और आरएलडी की? आइए इस पर बात करते हैं। 3 फार्मूला, 3 सूत्र, 3 उम्मीदें, 3 रणनीति, आप कुछ भी कह लें। इन तीनों पर बात करके इन 7 सीटों को जीतने की रणनीति एसपी और आरएलडी दोनों ने मिलकर बनाई है और वो उनके पक्ष में जाएंगे। कैसे? पहला फार्मूला, जिस तबके को आरएलडी रिप्रेजेंट करती है उसका इतिहास देखिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश, एक जमाने में किसान आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, किसानों और समाजवादी लोगों के साथ नौजवानों की एक उम्मीद, और वो उम्मीद किसकी? वो उम्मीद चौधरी चरण सिंह। टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। वो चौधरी चरण सिंह जिन्होंने नारा दिया कि हिंदुस्तान की तरक्की का रास्ता देश के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। वो चरण सिंह जो ये बात कहते थे कि जब तक मीडिया मेरे खिलाफ लिखे तब तक मेरे लोगों ये समझना कि मैं तुम्हारा हूं, और जब ये मीडिया मेरी तारीफ करने लगे, मेरे कसीदे पढ़ने लगे, समझ लेना कि मैं बिक गया हूं, बिक गया हूं। वो चौधरी चरण सिंह जिन्होंने देश के सियासत को काफी हद तक बदल दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तब उस जमाने में जनता दल, लोक दल, समाजवादी खेमे के पास हुआ करता था। कांग्रेस और इन लोगों के बीच वो रिश्ता कायम रहा। चौधरी अजीत सिंह विदेश में पढ़कर आए थे। चौधरी अजीत सिंह को लोग अपना नेता मानते थे, जो चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे। बेहद संजीदा, बेहद संयमी, मृदुभाषी, लेकिन सियासी चालाकियों में उस तरह से कामयाब नहीं हो सके, इसलिए चुनाव हार भी गए। और उस बीच में 2013 समाजवादी पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, 12 में सरकार बनी थी और 13 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जला
अचानक से चर्चा का केंद्रीय मुद्दा बन गया और वो जिला था मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, हिंदू और मुस्लिम का दंगा, जो असल में जाट बनाम मुस्लिम का था। एक बार बात आपको समझ में आए, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सैनिक विद्रोह जो कह लीजिए, उसके बाद अंग्रेजों ने एक चीज समझ ली थी कि देश में हिंदू और मुसलमान जब तक एकजुट रहेंगे तब तक हमें रहना मुश्किल हो जाएगा। इन्हें आपस में तोड़ो। तो उन्हें आपस में तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई थी। 2013 के पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी रणनीति पर कुछ लोग काम करने लगे, बांटो और राज करो। उस बंटवारे का आगाज बिगुल बजा मुजफ्फरनगर में, जब दंगे हुए, गांव तक लपट फैल गई। कभी गोकशी के नाम पर, कभी छोटे से झगड़े जो तिल का ताड़ बना दिए गए, कभी छोटे से वो वारदातें जो उस इलाके में उसके अलावा भी होती रही, आज भी बहुत सारी जगहों पर होती हैं, क्योंकि समाज की कुछ बुराइयां होती हैं, वो धर्म और जाति देखकर नहीं होती। उसकी वजह कुछ और होती है, लेकिन उसे धर्म का रंग दे दिया गया। दंगा हो गया, उस दंगे के बाद एक बंटवारा हो गया। उस बंटवारे का लाभ 2014 में उन ताकतों को मिला जो चाहते थे कि ये बंटवारा हो। मुजफ्फरनगर ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी रंग को बदल दिया। एक जमाने में किसान आंदोलन की बात करने वाला, एक जमाने में समाजवादी आंदोलन की बात करने वाला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगों की लपट में बट चुका था, डिवाइड हो चुका था, और उसका असर 2019 तक दिखा। खुद चौधरी चरण सिंह की इस विरासत के लोग बुरी तरह चुनाव हारते हैं। लेकिन उसके बाद वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसके किसान आंदोलन में नारे लगा करते थे, जय शिवशंकर के साथ, जय राम के साथ, अल्लाहू अकबर, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंटवारे में बट गया था। ख्वाब बट गए थे, वजूद बट गया था, नफरत भर गई थी, जिसे पाटने के लिए किसान आंदोलन जब 2021-22, 2020-21-22, उस समय विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से उसी इलाके में एक सम्मेलन होता है, किसानों का सम्मेलन। वहां खड़े होकर एक पुराने बुजुर्ग किसान नेता जो मुस्लिम तबके से आते थे, उन्होंने एक बात कही कि जाटों, तुमने दो गलती की, एक तो मुसलमान मारे और दूसरा चौधरी साहब को चुनाव हराए, जाटों को चुनाव हराया। और इस तरह से जो बदलाव देखने को मिला, उस बदलाव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे फिजा बदल दी। और उसके बाद एक दृश्य 2022 के चुनाव का, जिसमें अपने समाजवादी रथ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ दूसरा हाथ पकड़े आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी, और गाना बज रहा था, आरएलडी आई रे। जाटों को अपना नेता फिर से चाहिए था, किसानों को अपने मुद्दे पर गुस्सा था जो वो सरकार के खिलाफ निकालना चाहते थे। मगर फिर भी सियासत सियासत होती है। अमित शाह के दिल्ली दरबार में जाटों की एक बैठक होती है, और कहा तो ये जाता है कि उसके बाद इतनी तरह की चीजें जाटों को दे दी गई कि चुनाव बदल गया। फिर से अंदर अंदर कुछ सुगबुगाहट फैला दी गई कि नहीं भाई, ये फिर से उसी दिशा में चला जाएगा, और जिसका नुकसान इस गठबंधन को हुआ। लेकिन इस बीच में जयंत चौधरी ने उस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी एक भूमिका फिर से गढ़ी है, अपनी बिरादरी को इंटैक्ट किया। ये पॉइंट नंबर 1। जाट वोट बैंक इस पूरे तबके में एक बड़ी ताकत के साथ अपनी लीडरशिप, अपनी पहचान और अपने मुद्दे पर एकजुट और संगठित हो रहा है। और ये पहली बात जो आरएलडी के पक्ष में जा रही है, और जिसे ख्याल में रखते हुए इन 7 सीटों को आरएलडी के खाते में डाला गया है। दूसरा, संविधान, किसान, नौजवान, इसकी एक तिकड़ी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जयंत चौधरी ने एक युवा संसद आयोजित की। देश भर के नौजवानों को, युवाओं को, अग्निवीर जैसी योजना को, किसानों के सवालों को, और नौजवानों के बेरोजगारी के सवाल को, शिक्षा के सवाल को, और तीसरा सामाजिक न्याय के सवाल को जोड़ करके एक नई किस्म की एका बनाई है। और खुद जयंत चौधरी, आप एक ऐसा नेता जिसको गूगल करके पढ़ लीजिए, उसका कोई विवादित बयान आपको नहीं मिलेगा।
वो नफरत का भाषण नहीं देता। वो नेता जो विवादित उस तरह से नहीं है, लेकिन अपनी छवि उसने अपने तबके के बीच में इस कदर मजबूत की है कि वो इन 3-4 खेमों को एक साथ जोड़ करके अपना काम करने की एक नई ज़मीन बना चुका है। तो ये दूसरा फ़ॉर्मूला जो किसान, नौजवान और मुसलमान इनको जोड़ करके वो संविधान को बचाने वाले लोगों को एक साथ खड़ा करके इस पूरे 7 सीटों पर सकारात्मक दिशा में चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरा और अंतिम कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नया समीकरण है और जिसका गठबंधन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों से हो चुका है। वो तीसरा सूत्र और तीसरा फॉर्मूला मैं फिर से कह रहा हूं, अभी उत्तर प्रदेश के दरवाजे भले ही कई तरह के गठबंधनों के बंद हो गए हो, लेकिन ताला नहीं लगा है। कभी भी दरवाजा खुल सकता है। बसपा कभी भी एंट्री कर सकती है। समीकरण बदल जाएगा। मान लीजिए बसपा नहीं आती है, उस परिस्थिति में या बसपा आ भी जाए तो भी एक सूत्र ऐसा है जो इन 7 सीटों पर पूरा समीकरण बदल देगा और केवल इन 7 सीटों पर नहीं, इन 7 सीटों के साथ साथ गठबंधन के बाकी सीटों पर बड़ा भारी असर डालने वाला है। और वो है भीम आर्मी के राष्ट्रीय संयोजक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का फार्मूला। और वो फार्मूला पिछली जगह पर एक बार गोल खिला चुका है। 22 में गठबंधन नहीं हो पाया, 22 में वो एकजुट नहीं हो पाए। बातचीत चल रही थी, लेकिन लास्ट समय में उस सपा वाले गठबंधन से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का तालमेल नहीं बन पाया और वो चीज बिगड़ गई, जिसका नुकसान भी हुआ। लेकिन इस बार उन्होंने एक सीट तो उपचुनाव लड़के दिखा दिया है और वो सीट जीत गए पश्चिम उत्तर प्रदेश से, जहां आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव एक साथ मंच पर थे। तो ये जो तीसरा फार्मूला है वो इस पूरे विपक्षी इंडिया अलायंस को दलित वोट बैंक के बीच से उस वोटर को जो संविधान बचाने के लिए ईमानदार है, जो चाहता और जानता है कि अगर 24 में इनको रोका नहीं गया तो वह संविधान के लिए खतरा बन जाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, इस देश के बेच देंगे। दलित समुदाय का वह वोटर अगर 5%, 10% भी इस गठबंधन की तरफ आ जाता है चंद्रशेखर आजाद के साथ, तो कल्पना करिए कि खेल बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा। और यह तीसरा फार्मूला है जिसको लेकर इंडिया गठबंधन अब यूपी में काम करने जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद की दावेदारी पर लगभग सबकी सहमति बनती जा रही है। चुनौती क्या है? आखिरी और अंतिम बात, बीजेपी इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एकमात्र कार्ड खेलेगी जो पहले भी खेल चुकी है, और वह कार्ड है उसका राम मंदिर का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खुद नरेंद्र मोदी मुजफ्फरनगर से या आसपास किसी जगह से अगले हफ्ते चुनावी अभियान शुरू करने जा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। और उनके लिए चुनावी वैतरणी को पार करने के नैया बनेंगे राम मंदिर, हिंदू, और इसके नाम पर वो वोट बैंक उसे गोलबंद करेंगे, एंटी मुस्लिम ले जाने की कोशिश करेंगे, बाकी तमाम पहचानों को मिटाकर हिंदू पहचान बनाकर अपने खाते में लाना चाहेंगे। देखना दिलचस्प ये है कि इस चुनौती से अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी, चंद्रशेखर आजाद जी और कांग्रेस पार्टी कैसे मिलकर निपटेगी और अपने सरोकारी मुद्दों पर, संविधान पर, किसान पर, नौजवान पर, शिक्षा रोजगार पर, सामाजिक न्याय पर, सामाजिक हिस्सेदारी पर, जाति जनगणना पर और आने वाले भविष्य के लिए अपने लोगों को कैसे एकजुट करके, गोलबंद करके
अपने साथ रख पाने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर इन 3 फ़ॉर्मूलों पर चले, तो मुझे लगता है कि ये तीनों फ़ॉर्मूला उत्तर प्रदेश केवल इन 7 सीटों पर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण को बदल कर रख देंगे। 22 जनवरी के बाद तो खेल शुरू हो रहा है और इस शुरू होते खेल में देखना दिलचस्प होगा कि यह किस करवट बैठता है। आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।